आगे देखिए बेटा, हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं। अब इन डायग्राम्स को देख के आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सा सीरीज आखिरकार, कौन सा कैपेसिटर आखिरकार सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था कि कहाँ तक पोटेंशियल सेम है और कहाँ पे जाके पोटेंशियल में चेंज आएगा, इसी टेक्निक की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। और आगे ये जो स्पेसिफिक 3 एग्जाम्पल हैं आपकी बुक के अंदर गिवन है, और एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल पॉइंट करके एक मेथड गिवन है, उसके अंदर गिवन है, उसको भी समझते हैं। कहीं ना कहीं इनका सेम सा ही कंसेप्ट है। तो देखिए, आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। यहाँ कहाँ जहाँ पे हमें ये समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्ट सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए, ये पॉइंट ए है। अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं ए मान लूं तो आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना होगा, ए। नीचे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना होगा, ए। यहाँ पे पोटेंशियल भी कितना होगा, ए। कह सकती हूं कि ये प्लेट भी ए पोटेंशियल पे है, ये प्लेट भी ए पोटेंशियल पे है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, बी। मतलब ये प्लेट कितने पोटेंशियल के साथ है, बी के। ये कितने के साथ है, सी। ऑब्वियस सी बात है, ये बी है, यहाँ कैपेसिटर आ गया तो यहाँ बी तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो क्या होगा, सी। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में ही गिवन होता कि ये बी है तो क्या करते, उसका भी हम आंसर करेंगे। पर अब क्वेश्चन में खुद से गिवन है कि यहाँ पे एक सी पॉइंट है और ये डिफरेंट पॉइंट है। अब देखिए, ये सी है तो यहाँ तक सी ही होगा, यहाँ भी क्या होगा, सी होगा। अब ये ए है तो आगे बी तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो एक और पॉइंट मानते हैं डी। अब देखो, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ रह गया हो जिसमें समझ ना आ रहा कि वो कौन से पोटेंशियल पे है। देखो, ये कैपेसिटर है बी सी, ये है सी ए, ये है सी डी, ये कैपेसिटर है ए डी, यहाँ पे ए डी, सारे हो गए। अब पॉइंट्स को मार्क करते हैं। हमें इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के अक्रॉस, तो हम कहेंगे ए और बी। अब देखिए, तब हम बी की तरफ से बढ़ रहे तो क्या मिला था, सी। तो बी की तरफ से बढ़ेंगे तो बीच में आएगा सी, और ए की तरफ से बढ़ेंगे तो आएगा डी। वह इतना। अब आगे देखिए क्या करना है हमें। इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिए, कैपेसिटर नंबर 1 को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। कैपेसिटर नंबर 1 ए और डी के बीच में कनेक्ट है, तो हम कहेंगे ए और डी के बीच में कैपेसिटर नंबर 1 को कनेक्ट कर दिया गया। ये हो गया। कैपेसिटर नंबर 2 का कनेक्ट है, डी और सी के बीच में कनेक्ट है, तो कैपेसिटर नंबर 2 को डी और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया गया। ये भी हो गया। नेक्स्ट है, वो भी डी और ए के बीच में कनेक्ट है 3 नंबर, तो हम कहेंगे डी और ए के बीच में कनेक्ट है 3rd नंबर। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए और बी के बीच में कनेक्ट है 5 नंबर, तो हम कहेंगे ए और बी के बीच में कनेक्ट है, और ये है 5 नंबर। डन। 6 नंबर कनेक्ट है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये 6 नंबर कनेक्ट है। और 4 नंबर कनेक्ट है ए और सी के बीच में, तो भाई कहाँ है ए और सी, ये रहा, तो हम कहेंगे ये रहा ए और सी, इसके बीच में ये कनेक्ट है। अब मेरे हिसाब से सॉल्व करना आसान होगा। देखिए कैसे, ये सारे कैपेसिटर को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। 1 और 3 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। 1 और 3 का जो आंसर आएगा वो 2 के साथ किस में होगा, सीरीज में। इन दोनों का आंसर आएगा 4 के साथ कैसा होगा, पैरेलल में। इस पूरे का जो आंसर आएगा 6 के साथ कैसा होगा, सीरीज में। दोनों का जो आंसर आएगा वो 5 के साथ कैसा होगा, पैरेलल में। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। 1 और 3 सभी की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, ध्यान रखना। 1 और 3 किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल का आंसर बोलो, डायरेक्ट ऐड करना होता है। ये 2 ये 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाला एज इट इज, यहाँ पे इन दोनों का आंसर आ गया 4, ये हो गया 4 के आगे दिखाई दे रहा है 2, और नीचे दिखाई दे रहा है हमें एक और 2, और यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें 2। 4 और 2 आपस में किसमें है, सीरीज में। सीरीज में कैसे ऐड होंगे, तो ये होगा, ये 4 × 2 और 4 और 2 6, 4/3। इसका आंसर कितना आया, 4/3। 4/3 और 2 किस पे है,
पैरेलल के अंदर। तो 4/3 और 2, इसका आंसर कितना आएगा 10/3। मतलब इस पूरे का आंसर आ गया 10/3। 10/3 2 के साथ कैसा है सीरीज में, तो आप इस पूरे बॉक्स का आंसर निकाल सकते हैं 10/3 और 2 के साथ, और फिर यहाँ पे निकाल सकते हैं। डन। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो आप लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हम काम करेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट्स पहले से मार्क कर रखे हैं, और देखो ये ए वायर से और ये 3 पॉइंट पे यहाँ पे एक सिंगल वायर लगा रखी है। अब इस वायर का क्या मतलब है, कहीं पे भी आपको ऐसी वायर दिखे, इसका एक ही मतलब है, समझ जाना कि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। मतलब ए पॉइंट और देखो ऊपर से जाओ, कोई पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। एक्चुअली ये सेम पोटेंशियल है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिखा रखा है। तो देखो जो पॉइंट ए है ना, उसका पोटेंशियल कौन से पॉइंट के साथ सेम है, 3 पॉइंट के साथ। इसको ऐसे लिख लो। बी का किसके साथ सेम है, 1 के साथ। इसके अलावा और क्या बचा भाई, देखो अब बी हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ए हो गया, 2 और 4। अब ये ए और बी के बीच में आ रहे हैं ना, तो बीच में लिखो इनको 2 और 4। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है, 1 और ए के बीच में। तो देखो बेटा ये रहा 1 और ये रहा ए, दोनों के बीच में कनेक्ट कर दो, हो गया कनेक्ट। ये दो कैपेसिटर देखो एक साथ हैं, और किस किस के बीच में है, 2 और 1 के बीच में है। ये रहा 1 और ये रहा 2। यहाँ पे ये बी और 1 पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए 2 और 3 के बीच में, ये 2 और ये 3। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 3 का हो गया, और ये हो गया फिर 3 और 4 के बीच में। कहाँ है 3 और 4, ये रहा 4 और ये रहा 3, ये 3 है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए 4 और बी के बीच में, ये रहा 4 और ये रहा बी। तो ऐसे अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। ये दोनों सीरीज में सॉल्व करोगे, ये दोनों सीरीज में सॉल्व करोगे, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, आपस में सीरीज में, ऊपर वाले के साथ पैरेलल में। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं रखे, पॉइंट्स खुद मार्क कर लेंगे। मान लो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4। 1 2 3 4 4 पॉइंट दिख रहे हैं, बट 1 और देखो डायरेक्ट कनेक्ट है 3 से, मतलब शॉर्ट सर्किट किया हुआ है इनको। तो 1 और 3 सेम पोटेंशियल, 2 और 4 सेम पोटेंशियल। तो हम कहेंगे 1 और 3 सेम पोटेंशियल, 2 और 4 सेम पोटेंशियल। देखिए ये 1 और 2 के बीच में कनेक्ट है, ये रहा 1 और ये रहा 2। ये 2 और 3 के बीच में कनेक्ट है, ये रहा 2 और ये रहा 3। ये 3 और 4 के बीच में कनेक्ट है, 3 और 4। ठीक है, कहने का मतलब दिखाई ऐसा दे रहा है पर है एक्चुअली तीनों पैरेलल में। अब पैरेलल को तुम सॉल्व कर सकते हो। सेम तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, फिर से मार्क कर लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 2 और जो 4 है ना वो डिफरेंट पॉइंट है। यहाँ पे 3 और 1 सेम पॉइंट नहीं है, इनके बीच में कैपेसिटर लगा रखा है। तो हम कहेंगे 1 2 और 4 सेम है, एंड पॉइंट लिखो पहले, और इनके बीच में कहीं 3 आता है। तो ये 1 और 2, तो भाई ये रहा 2, तो पहला कैपेसिटर है 1 और 2। फिर देखो ये कहाँ है 1 और 3, ये 1 और 3। ये कहाँ है 2 और 3, ये 2 और ये 3। ये कहाँ है 3 और 4, ये 3 और ये 4। दोनों कैसे हैं पैरेलल में, इनका आंसर इसके साथ कैसे है सीरीज में, और इस पूरे का आंसर इसके साथ कैसे है पैरेलल में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टेक्निक थी जिससे हमने सॉल्व किया।
अब हमारे पास इस तरीके से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन अभी और बनते हैं। तो पहले हमें ये प्रॉपर टेक्निक को समझना है कि ये जो सिंपल वायर सी बना दी जाती है ना, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपके मॉड्यूल में इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पेज नंबर 105 पे गिवन है बेटा। 105 के आगे वाले क्वेश्चन हम अभी करेंगे। इसके बीच में 2-3 चीजें छूटी हुई है, वो आप कर लेंगे कवर, उसकी टेंशन मत लेना। इसके आगे बेटा हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन। अब आप सोचो कि सीरीज का इनफाइनाइट है, तो हमने इसे पहले वाली वीडियो में भी किया था, फिर इसमें क्या फर्क है, देखते हैं थोड़ा सा क्या फर्क है। देखिए, यह है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, पेज नंबर 106 पे। अब जो हमने इनफाइनाइट कैपेसिटर का एक और किया था, उसमें क्या था बेटा, पहली वाली ब्रांच में एक कैपेसिटर था, दूसरी में 2 थे, फिर 4 थे, फिर 8 थे, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर भी इंक्रीज कर रहे थे। वो एक जीपी जैसा क्वेश्चन था, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी की वैल्यू सी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि देखो कुछ एक पर्टिकुलर चीज है जो बार बार रिपीट कर रही है। जैसे अगर मैं इस पोर्शन को यहां से ब्रेक कर दूं, देखिए ये ऐसा एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा एक पोर्शन यहाँ है, ऐसा एक पोर्शन यहाँ है, ऐसा एक पोर्शन यहाँ है, मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है जो अपने आप को रिपीट करती हुई जा रही है। ये वो सेगमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही पर्टिकुलर सेगमेंट पहचानना होता है। देखिए अभी कितनी दूर तक जाएगा, इंफिनिटी। अब ऐसे क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर अप्रोच है, यही अप्रोच आपको हर तरीके के क्वेश्चन में लगाना है। ध्यान से देखिए, जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम ये मानेंगे कि नेट कैपेसिटेंस जो है ना वो है सी इक्विवेलेंट, हम अज्यूम कर लेते हैं। अब एक बात बताओ कि इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस जो नेट फाइनल आंसर आएगा वो सी इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसमें से इस एक सेगमेंट को रिमूव कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब इसका मतलब ये है बेटा, इनफाइनाइट में से अगर एक अलग एक समंदर में से एक बूंद पानी के लिए लोगे तो समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, ये जो पीछे का पोर्शन है ना, इस पूरे का आंसर भी कितना होगा, सी इक्विवेलेंट। इसको मिला लोगे तो भी सी इक्विवेलेंट होगा, इसको नहीं मिलाओगे तो भी सी इक्विवेलेंट होगा। तो अब एक काम करो, एक सिंगल ब्रांच को अलग से लिख दो। तो हमने ये पहचान लिया, यही वो चीज है जो बार बार रिपीट कर रही है, और जो रिपीटेशन है वो इसके पीछे लगा हुआ है। तो पीछे का जो इनफाइनाइट है उसका आंसर क्या है, सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे लगा दो, ये जो पीछे का सी इक्विवेलेंट है वो आंसर देगा, और सी और सी। और इनफाइनाइट समंदर का जो ये इक्विवेलेंट सर्किट था, इसमें तुम एक सेगमेंट और जोड़ दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब यहाँ पे भी जो इक्विवेलेंट आंसर आएगा वो सी इक्विवेलेंट आएगा। एक बार दोबारा ध्यान से समझो बेटा, ये एक सीरीज गिवन है। इस सीरीज की सबसे पहचान वाली बात ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे जैसे देखें, ये कैपेसिटर और ये, इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार। ऐसे ही कैपेसिटर, फिर ऐसे ही यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, चीज इनफाइनाइट रिपीट कर रही है। तो सबसे पहले आप इसमें उस सेगमेंट को पहचानो जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये अलग से सेगमेंट बना लिया, ये अपने आप को रिपीट कर रहा था, इसको हटा दो एक बार के लिए। अब आप कहोगे इनफाइनाइट सीरीज है ये, इसका आंसर मैं सी इक्विवेलेंट अज्यूम कर लेती हूँ कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना
जिसका आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, एक्चुअली सी यहाँ पे रखा हुआ था और मैंने सी एज्यूम कर देती है इसको। अब इसमें से अगर एक ब्रांच कम हो जाए या एक ब्रांच ऐड हो जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो, अब ये मान लो कि इस पूरे का आंसर सी इक्विवेलेंट आना चाहिए ना, ये रहा सी इक्विवेलेंट, ये इस पूरे का आंसर है। और इस पूरे में एक ऐड भी कर दोगे एक सेगमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक सेगमेंट को ऐड कर दो। तो तुमने कहा कि भाई ये एक सेगमेंट कुछ इस तरीके का सेगमेंट था, ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने ये इसको ऐड कर दिया इसके साथ, कोई फर्क पड़ा नहीं। अभी भी पूरे का आंसर कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा। आप सॉल्व कर दो। अब देखो, अब ये सिस्टम है हमारे पास, इस पूरे का आंसर भी क्या आना है, सी इक्विवेलेंट। कैसे, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में आंसर क्या आता है, ऐड होके, ये इन दोनों का आंसर आ गया। अब ये दोनों मिलके इसके साथ कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम कहेंगे पहले मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, तो इसके बाद मल्टीप्लाई करो सी और नीचे करो ऐड, तो सी इक्विवेलेंट प्लस सी, इसमें ऐड हो जाएगा सी, और इसका आंसर किसके बराबर आएगा, सी इक्विवेलेंट के बराबर। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, सी मल्टीप्लाई सी इक्विवेलेंट प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी इक्विवेलेंट की मल्टीप्लाई होगी सी इक्विवेलेंट प्लस सी मतलब 2c, यहाँ पे बनेगा c इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इक्विवेलेंट प्लस 2c इंटू सी इक्विवेलेंट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक काम करो, देखने में बहुत अजीब सी लग रही है, जहाँ जहाँ पे सी इक्विवेलेंट है ना वहाँ पे x पुट कर दो, तो क्या होगा c इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। अब इसको x के लिए सॉल्व कर लो इन टर्म्स ऑफ c, ये तो कर सकते हैं आप, वही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए इनफाइनाइट में एक ऐड करने से और एक सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे का आंसर मान लीजिए x है या c इक्विवेलेंट है, उसके साथ उस सेगमेंट को ज्वाइन कर दो और फिर उस पूरे को सॉल्व कर दो छोटे बना के। ठीक है, इसको फटाफट समझें, ऐसे और क्वेश्चन हमें आपको मॉड्यूल में करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा कि आपके सामने ऐसे कुछ प्लेट्स बना रखी हैं, और ये है एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्लेट्स हैं। अब ये जो टर्मिनल है मान लो पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और इसका आपको इक्विवेलेंट सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ए और बी के बीच में। और इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं बेटा कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा हर प्लेट पे। तो देखिए ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इस पर भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। पर यहाँ पे देखो एक जंक्शन जैसा दिख रहा है, मतलब बैटरी से कुछ चार्ज आएगा, कुछ चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ चार्ज नीचे की तरफ। अब बिल्कुल इक्वल चार्ज जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, पॉजिटिव नेगेटिव एक प्लेट दिखाई दे रही है, बनाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक प्लेट दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ध्यान से देखना कि माइनस वाली से माइनस के साथ ही रहेगी। हम कहेंगे यहाँ पे एक काम आएगा, एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा और एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा। प्लेट 4 है, कैपेसिटर 3 बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो
हम कहेंगे ये एक, अच्छा प्लेट का नाम दे दो 1 2 3 और 4, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। अब देखो नेक्स्ट बनेगा 2 और 3 का, तो हम कहेंगे प्लेट नंबर 2 है और प्लेट नंबर 3 है, 2 पे है नेगेटिव चार्ज और 3 पे है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए प्लेट नंबर 3 और 4 है, अब 3 के साथ ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी 3 पे है पॉजिटिव, तो ये है 3 और ये है 4। ये इस तरीके से हमारी प्लेट्स बन गई। अब हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, देखिए ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट है तो ध्यान से देखो क्या कनेक्ट है, ये नेगेटिव प्लेट ऊपर वाले में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, नीचे वाले में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब ऊपर वाले की नेगेटिव से नीचे वाले का नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले की पॉजिटिव से नीचे वाले का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है जब सेम पोलैरिटी कनेक्ट होती है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से 3 पैरेलल बना दिए हमने। अब मान लीजिए कि इन सभी का कैपेसिटेंस है C, ये C है, ये C है और ये C है, तो इक्विवेलेंट कैसे आएगा, C C और C, 3C होगा इक्विवेलेंट इसका। अब चार्ज कितना है वो निकालते हैं। मान लो ये जो बैटरी लगाई थी ये A और B के बीच में, ये V वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। अब अगर यहाँ पे V पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस, तो चार्ज कितना होगा CV, यहाँ पे भी कितना होगा CV, यहाँ पे भी कितना होगा CV। पर देखिए ये है प्लस, तो इस पे होगा प्लस CV, इस पे होगा माइनस CV, इस पे होगा प्लस CV, इस पे होगा माइनस CV, इस पे होगा प्लस CV, इस पे होगा माइनस CV। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान से समझना, इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट वाली प्लेट कितनी बार काम आ रही है, एक बार, तो हम कह सकते हैं सिर्फ इसकी एक साइड यूज हो रही है, तो इस पे चार्ज हो गया CV। सेकंड देखो 2 जगह काम आ रही है, इस वाले कैपेसिटर को बनाते वक्त भी काम आ रही है और इस कैपेसिटर को बनाते वक्त भी काम आ रही है, तो क्या इस पे सिर्फ CV चार्ज होगा तो काम चल जाएगा। अब एक इमेजिन करो बात, अगर इस प्लेट पे सिर्फ CV चार्ज है, वो भी कैसा, नेगेटिव में। भाई अगर एक तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो उसकी दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। कैलकुलेशन कहती है कि ऊपर वाली पे तो CV चार्ज होना ही होना चाहिए, तो क्या सेकंड प्लेट पे CV से काम चल जाएगा, नहीं, CV डबल रोल प्ले कर रही है। सेकंड प्लेट फर्स्ट वाले में भी काउंट्री कर रही है, सेकंड में भी काउंट्री कर रही है, तो एक तो आया फर्स्ट वाले की वजह से, एक आएगा सेकंड वाले की वजह से। सेम थर्ड में, थर्ड ऊपर वाले के साथ भी काउंट्री कर रही है, नीचे वाले से भी, तो एक में प्लस CV आएगा, दूसरे में भी प्लस CV और यहाँ पे माइनस CV। तो यहाँ से ये समझ आना चाहिए कि पहली और आखिरी प्लेट जिनका कंट्रीब्यूशन एक बार है उन पे CV चार्ज है, और जिनका 2 बार कंट्रीब्यूशन है उनका डबल है। अगर कोई 3 बार कंट्रीब्यूट करती तो उसका ट्रिपल होता, ये ध्यान रखना। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल थे। अब इसके अलावा और न्यूमेरिकल कौन से टाइप के बचे हुए हैं, वो है हमारे पास एक छोटा सा टर्म आता है बेटा आपके पास, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अच्छे से रेजिस्टेंस के केस में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेसिफिक तरीका है जिसमें 5 कैपेसिटर को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 तरीके के कैपेसिटर को अरेंज किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं इसकी शेप बताऊं तो ऐसी होती है, पर आपको शेप से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसमें अगर मैं नाम दूं C1, C2, C3, C4 और C5, ये 5 कैपेसिटर आपस में कनेक्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही शेप बनानी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। सेम चीज है, देखो कैसे पता चलेगा। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, इनमें ये कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उनके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये रहा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये रहा, और अब इन ब्रांचेस के बीच में क्या लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको डायरेक्ट समझना है। इसकी जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे,
बस आपको ये समझना है कि अगर इस टाइप का कोई सर्किट आया हमारे पास, उसमें कंडीशन अप्लाई करो। अगर देखो इसके अपॉन में ये, मतलब C1 के अपॉन में C2 और C3 के अपॉन में C4 करो। जैसे आप वो करते थे ना कि दो हमारे पास ट्राइंगल होते थे, वो सिमिलर प्रूव करते थे, तो कहते थे इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ऐसे आप कीजिए, ये C1 है, इसके नीचे वाली ब्रांच क्या है C2, या C3 है, इसके नीचे कौन है C4। अगर तो इनका रेशियो इक्वल है, ध्यान से सुनना दोबारा, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं इस पांचवे का कोई काम नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मान लो ये दे रखा है, ये है 2 फैराड, ये है 4 फैराड, ये है मान लो 6 फैराड और ये है 12 फैराड। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है और ये है मान लो 10 फैराड, और आपको बोल दिया जाए कि भाई इसका नेट कैपेसिटेंस निकालो। अब आपको दिख रहा होगा, कोई पता ही नहीं चल रहा भाई कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कुछ नहीं, पर 5 रजिस्टर हैं और वही कॉम्बिनेशन है भाई, कुछ ये इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ब्रिजस्टोन ब्रिज। तो हम कहेंगे रेशियो निकालो भाई, 2 के नीचे कौन है 6, तो 2/6 रेशियो कितना आया 1/3। भाई इस ब्रांच का रेशियो निकालो, 4/12 कितना आया 1/3। इस ब्रांच का भी 1/3, इसका भी 1/3, दोनों रेशियो सेम आ गए ना। तो इसका मतलब है अब तुम इस 10 को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हटा दो इसको। तो आपका क्वेश्चन बन गया ये। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 और 4 सीरीज में, 6 और 12 सीरीज में, और इनका आंसर और इनका आंसर पैरेलल। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब आपके मॉड्यूल में केवल